हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म साउंड ऑफ फ्रीडम। इस फिल्म का इंतज़ार मैं पिछले 5 सालों से कर रहा था। फिल्म 5 साल पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, पर इसे रिलीज़ नहीं होने दिया जा रहा था। दोस्तों, आज की फिल्म बिल्कुल भी मिस मत करना। आज आपने इसे मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर देंगे। शायद से चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग पर मेरी ये आखिरी फिल्म होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म लोगों को जगाने के लिए लास्ट कॉल हो सकती है। इसके बाद कोई फिल्म इस टॉपिक पर नहीं बनेगी। आपको लगता है आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप कुछ भी नहीं जानते। क्या आपके घर में बच्चे हैं? मान लीजिए आप बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं। जब वापस लेने गए तो वो स्कूल में नहीं, और ना ही वो घर पहुंचा, या तो घर के सामने से खेलते वक्त लापता हो गया। ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पेडोफाइल रिंग काम करता है। आज हम इस फिल्म के जरिए उसी रिंग को डिस्कवर करेंगे। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना। कहानी के अंत में मैंने काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, पर उसे समझने के लिए आपको पहले ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत सेंट्रल अमेरिका के एक देश हॉन्डुरस से हुई। हम एक घर में एक लड़की को बैठा हुआ देखते हैं जो कुछ गा रही थी। उसका नाम रोशियो है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक महिला थी। उस महिला ने बताया, मैं एक मॉडलिंग कंपनी से हूँ। भीतर वो रोशियो के पिता से मिली। उसने बताया, मैं डिस्कवर योर ड्रीम्स की फाउंडर हूँ। उसने कुछ दिन पहले स्ट्रीट पर रोशियो को गाते हुए सुना था, इसलिए उसके टैलेंट को और आगे बढ़ाना चाहती है। रोशियो की माँ काफ़ी वक्त पहले ही गुजर गई, सिर्फ पिता ही है। उस महिला ने बताया, कल ऑडिशन है। तभी कमरे में रोशियो का छोटा भाई आ गया। उस महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम इसे भी मॉडलिंग में लेना चाहेंगे। उसके भाई का नाम मिगुएल है। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और बच्चों की खुशी को देख उन्हें लगा कि इन्हें एक मौका देना चाहिए। सुबह वो अपने बच्चों को बस से लेकर उस एड्रेस पर पहुंच गए। उसने बच्चों को होटल रूम में छोड़ा, पर उस महिला ने उसके पिता को अंदर आने से मना कर दिया और कहा कि शाम 7 बजे आकर इन्हें लेकर जाना। उनका पिता मान गया। सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उस रूम में और कई बच्चे थे जिसका फोटोशूट किया जा रहा था। रोशियो काफ़ी खुश थी। उस महिला ने रोशियो को काफ़ी डार्क लिपस्टिक लगाई, जो कि किसी भी ढंग से ठीक नहीं लग रहा था। शाम उसका पिता बच्चों को लेने फिर उसी होटल आ गया, पर दरवाज़ा नॉक करने पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ा सा धक्का देने पर दरवाज़ा खुल गया, पर भीतर उस रूम में कोई नहीं था। ये देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पिता का सबसे बड़ा डर आज उसके सामने था, अपने बच्चों को खोने का डर। वो भागकर तुरंत होटल के बाहर गया। उसे समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाए और उन्हें कहाँ ढूंढे। इतनी काली रात उसकी ज़िंदगी में पहली बार आई थी। उसके बाद हम अमेरिका का दृश्य देखते हैं। एक शख्स कमरे में बैठा किसी साइट को एक्सेस कर रहा है। उस साइट का नाम फ्रेश चिकन है। उसमें काफ़ी अंडर एज लड़कियों की तस्वीर थी, जिनकी उम्र 10 से 15 साल होगी, जिसमें अफ्रीकन, अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन सभी तरह की लड़कियां थी। ठीक उसके घर के बाहर होमलैंड सिक्योरिटी की वैन खड़ी है, जिसमें हैकर्स बैठे थे, जो उस शख्स के हर एक मोमेंट पर नज़र रखे हुए हैं। रात का समय है। उसने जैसे ही अपलोडिंग शुरू किया, ऑफिसर्स ने उसके घर में घुसना शुरू किया और उन्होंने आकर उसे अरेस्ट कर लिया। वहाँ 2 ऑफिसर्स थे, क्रिस और टिम। क्रिस ने स्टोर रूम में जो देखा वो देख उसके होश उड़ गए। वहाँ छोटे बच्चों के काफ़ी सारे डॉल्स थे, छोटे से बड़े हर एक साइज़ के, लड़कों के लड़कियों के। वहाँ काफ़ी सारे टेप कलेक्शंस थी जिस पर बच्चों के नाम और उनकी उम्र लिखी थी। वहाँ फाइल्स भी थी जो कि 6 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चों की थी। ये घर एर्नेस्ट का था, जो कि एक पेडोफाइल है। पेडोफाइल यानी कि एक बूढ़ा शख्स जो छोटे बच्चों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। क्रिस ने एक फ़ाइल उठाई। वो फाइल एक 4.5 साल के बच्चे की थी। उस कमरे में 3 आदमी बैठे हैं और वो बच्चा काफ़ी डरा सहमा है। फाइल में उस बच्चे का निक नेम लिटिल बनी था, जो कि उसका असली नाम नहीं है। ट्रैफिकिंग में ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। जब अफ्रीका से काले गुलामों को यूरोप ले आया जाता था तो पोर्ट पर ही उनका नाम बदल दिए जाते थे। जैसे ही क्रिस ने बाकी की तस्वीरों को पलटना शुरू किया, वो भीतर से पूरी तरह सहम गया।
दोस्तों, हमें उस फाइल की तस्वीर नहीं दिखाई गई, पर क्रिस के बहते आंसुओं को देख हम समझ जाते हैं कि उन तस्वीरों को देख उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। उसके बाद क्रिस और टिम होमलैंड सिक्योरिटी के दफ्तर आ गए। क्रिस ने टिम से बताया कि रात जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उन्हीं बच्चों के चेहरे सामने दिखाई देने लगते हैं। क्रिस को नहीं लगता कि वो और इस जॉब को कर पाएगा। वो थक चुका है। इस पर टिम ने कुछ नहीं कहा। क्रिस ने फिर सवाल किया कि आज तक तुमने कितने पेडोफाइल्स को पकड़ा है। टिम ने कहा, आज को लेकर कुल 288 पेडोफाइल्स हो गए। क्रिस ने फिर सवाल किया, और बच्चे कितने बचाए तुमने? यहाँ टिम के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बच्चे रातों रात अमेरिका के बाहर भेज दिए जाते हैं। टिम ने कहा, वैसे भी हमारा काम पेडोफाइल्स को पकड़ने का है, ना कि बच्चों को ढूंढने का। क्रिस उसके जवाब से खुश नहीं हुआ। उसने जाते हुए एक बात कही कि ये दुनिया बहुत बुरी है। ये बात टिम के मन में जैसे घर कर गई। रात टिम उस बच्चे की टेप को देख रिपोर्ट तैयार कर रहा था, जो कि अर्नेस्ट के घर से मिले थे। उसे देख टिम रोने लगा, क्योंकि उस टेप में जो उस बच्चे के साथ हो रहा था, उसे किसी भी इंसान के लिए देख पाना काफ़ी मुश्किल था। एक साथ उसके मन में कई सवाल उठने लगे। टिम सोचने लगा, कहीं न कहीं से उसे शुरुआत तो करनी ही होगी। अगर वो इस रिंग से एक भी बच्चे को बचा पाया, तो उसके लिए ये बड़ी जीत साबित होगी। वो सीधा अर्नेस्ट की सेल में गया। शायद उसके जरिए ही वो इस रिंग को डिस्कवर कर पाएगा। वो अर्नेस्ट को अपने साथ सेल से बाहर ले गया और उससे दोस्ती करनी चाहिए। पर अर्नेस्ट इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। टिम ने उसे यकीन दिलाया कि मैं भी तुम में से एक हूँ। अर्नेस्ट ने उसे अपनी सारी बात बताई कि वो बच्चों के साथ क्या करता है, जिसे सुन टिम के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह वो अपने घर गया। घर पर पत्नी और 5 बच्चे हैं, पर आज टिम थोड़ा उदास दिखाई दे रहा था। वो अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छिपाता। उसने सारी बात पत्नी से बता दी। दूसरे दिन टिम जाकर अपने सीनियर फ्रॉस्ट से मिला और कहा, अगर उसे सच का पता लगाना है तो अर्नेस्ट को आज़ाद करना होगा। थोड़ा समझने के बाद फ्रॉस्ट उसकी बात मान गया। यहाँ टिम ने अर्नेस्ट को आज़ाद कर दिया और उसने अर्नेस्ट को उसकी केस फाइल भी सौंप दी, जिसमें उसके खिलाफ सारे सबूत थे। अब अर्नेस्ट को टिम पर पूरा भरोसा हो गया था। टिम ने कहा, मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, अब मुझे भी एक छोटा लड़का चाहिए। दूसरे दिन अर्नेस्ट एक रेस्टोरेंट में एक शख्स से मिलने गया, जिसने उसे एक फाइल थमाई। यहाँ टिम उसका पीछा कर रहा था। उसने छिपकर अर्नेस्ट की उस शख्स के साथ कुछ तस्वीरें भी निकाली। टिम दूसरे दिन अर्नेस्ट से एक कैफ़े में मिला। वहाँ उसने टिम को एक किताब दी। उसमें एक बच्चे की तस्वीर थी। ये बच्चा कोई और नहीं, मिगुएल था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसका नाम उसने टेडी बियर बताया। अर्नेस्ट ने कहा, कल ये बच्चा पूरे 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा हो जाएगा। और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी हंसी मानो टिम के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उसके बाद टिम जोर से हंसा और पुलिस ने आकर अर्नेस्ट को अरेस्ट कर लिया। ये सब टिम के प्लान का हिस्सा था। अब उनका अगला टारगेट वो ट्रैफिकर है, जो कल मिगुएल को ले आएगा, जो मैक्सिको बॉर्डर से यूएस में एंटर करेगा। टिम ने बॉर्डर पर टीम लगा दी। उसने उस शख्स को आते देखा तो उसकी गाड़ी रुकवा दी। टिम उसे पहचान गया। ये वही शख्स है जो उस दिन अर्नेस्ट से मिलने आया था। पिछली सीट पर मिगुएल भी बैठा था। उसने मिगुएल की नकली आइडेंटिटी दिखाई और खुद को उसका अंकल बताया। टिम ने तुरंत उस शख्स को अरेस्ट कर लिया। मिगुएल काफ़ी डरा हुआ था। उसके आंख से आंसू बहने लगे। जब टिम ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम टेडी बियर बताया। ये सुन टिम को काफ़ी पीड़ा हुई। एक बच्चे को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था कि वो अपना असली नाम भी भूल गया था। वो मिगुएल को पहले हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में लेसरेशंस है, यानी कि कट मार्क। मिगुएल कॉन्सिस्टेंट सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुआ है। निशान 3 से 4 दिन ही पुराने होंगे। टिम उसे कुछ खिलाने एक बर्गर शॉप पर ले गया। टिम जब भी उसकी तरफ देखता, उसे अपने बच्चों का चेहरा नज़र आता। मिगुएल इतना मासूम सा है, भला कोई ऐसी घिनौनी हरकत इन बच्चों के साथ कैसे कर सकता है? क्या एक बार भी उन लोगों का दिल नहीं पिघलता होगा? ऐसे तमाम सवाल मन में उठने लगे। मिगुएल ने अपने गले से एक नेकलेस निकालकर उसे दिया।
ये नेकलेस उसकी बहन रोशियो ने दिया था। मिगुएल ने कहा, मेरी बहन मुसीबत में है, उसे बचा लो। ये सुन टिम को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि ये मसला उसकी सोच से ज़्यादा खींचा चला जा रहा था। टिम ने उससे सारी बात पूछी। मिगुएल ने बताया, होटल से उस महिला ने उन्हें एक वैन में बिठाया और वहाँ से उन्हें एक शिपिंग यार्ड में लेकर आ गए और उन सभी को एक कंटेनर में डाल दिया गया। यहाँ सभी बच्चों को पता चल चुका था कि वो सभी ट्रैफिक्ड हो चुके हैं। सभी बच्चे रोने लगे, क्योंकि उस कंटेनर में रोशनी के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा छेद था। ये नेकलेस वही रोशियो ने अपने भाई को दी थी। दोनों गले लगे। कंटेनर को शिप से उतारा गया। दो शख्स आए, जिन्होंने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक शख्स आया था बच्चे को खरीदने। उसने मिगुएल को चूज किया। रोशियो अपने भाई को जाने नहीं देना चाहती थी। उस शख्स ने उसके सर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गई, और वो शख्स पैसे देकर मिगुएल को लेकर चला गया। ये वही शख्स था जिसे उन्होंने बॉर्डर पर अरेस्ट किया था। उसके बाद उसने घर ले जाकर मिगुएल को सेक्सुअली अब्यूज़ किया। उसकी कहानी सुन टिम को काफ़ी तकलीफ़ हुई। अब उसे किसी भी तरह से रोशियो को बचाना था। दूसरे दिन मिगुएल के पिता एयरपोर्ट पर अपने बेटे से मिले। अपने पिता को देखते ही मिगुएल लिपट गया। ये देख टिम के मन का बोझ भी हल्का हो गया। उसके पिता ने बताया, 3 महीने हो गए थे बच्चों को लापता हुए। हर रोज़ घर पर बच्चों के बेड को खाली देखना, इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और क्या हो सकता है। ये कहकर मिगुएल के पिता रोने लगे। टिम उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। शाम उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी से बताई। मिगुएल को बचाकर अब टिम को लगने लगा कि वो और बच्चों को इस नर्क से बचा सकता है। दूसरे दिन मिगुएल अपने पिता के साथ घर जाने को तैयार था। वो भागता हुआ आया और टिम के गले लग गया। टिम ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी बहन रोशियो को ज़रूर बचा लेगा। टिम को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से शुरू करे, क्योंकि पहली कड़ी शुरू होते ही ख़त्म हो गई। वो उस पकड़े गए ट्रैफिकर की सेल में गया। वहाँ उसने कई बातें बताई। वहाँ उसने उस महिला का स्केच बनवाया जो बच्चों की ट्रैफिकिंग करती है और कोलंबिया से ऑपरेट करती है। उसकी स्केच उसने कोलंबिया के हर पुलिस स्टेशन में पहुँचा दी। यहाँ हम देखते हैं एक ट्रैफिकर रोशियो की पीठ पर एक मार्किंग टैटू बना रहा है। रोशियो काफ़ी रो रही थी। उसके बाद उसे एक होटल ले आया गया, जहाँ वो एक कमरे में बैठी थी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स हाथ में शराब की बोतल लेकर आया। ये बूढ़ा भी एक पेडोफाइल है। उसने रोशियो की तरफ देखा और खिड़कियाँ बंद कर दी। हम देखते हैं रोशियो बाथटब में बैठी रो रही है। उसने अब बचने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। यहाँ टिम अपने सीनियर फ्रॉस्ट के सामने बैठा रोशियो की मिसिंग फाइल दिखा रहा है। उसने कोलंबिया जाने के लिए फ्रॉस्ट से परमिशन मांगी। फ्रॉस्ट ने उसे इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो एक होमलैंड सिक्योरिटी है और वो कोलंबिया जाकर ऑपरेट नहीं कर सकते। फ्रॉस्ट ने उसे इस केस से मूव ऑन करने को कहा, पर टिम तैयार नहीं। उसने कहा कि सारी कड़ियों को जोड़ने का ये मेरे पास आखिरी मौका है। फ्रॉस्ट से बातें करते वक्त टिम की आंखें नम हो गई थी। फ्रॉस्ट ने उसकी आंखों में एक आक्रोश देखा और उसे पता चल गया कि अब ये रुकने वाला नहीं, और टिम को कोलंबिया जाने की इजाज़त दे दी। फ्रॉस्ट डीसी को रिपोर्ट भेज देगा कि टिम एक ट्रेनिंग सेमिनार के लिए कोलंबिया जा रहा है। हम देखते हैं टिम अपनी पत्नी से आखिरी बार मिला और कोलंबिया के सफ़र पर निकल गया। वहाँ वो जॉर्ज से मिला, जो कि एक सीटीआई ऑफिसर है। सीटीआई कोलंबिया की एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है। शाम वो एक होटल में एक शख्स से मिलने गया जो इस काम में उसकी मदद करेगा। उसका नाम वैम्पेरो है। वैम्पेरो पहले स्मगलिंग किया करता था और एक नंबर का अय्याश था, पर दोबारा जब वो जेल से लौटकर आया तो एक हादसे ने उसे पूरी तरह से बदल दिया और वो ट्रैफिकिंग के दलदल में उतर गया। अब वो बच्चों को ट्रैफिकर से खरीद कर उन्हें आज़ाद कर देता है, पर इसकी खबर ट्रैफिकर्स को नहीं है। टिम ने उससे मदद मांगी। वैम्पायरों को पक्का पता नहीं कि रोशियो इस वक्त कहाँ है। वो कहीं भी हो सकती है, मॉस्को, बैंकॉक या एलए में। वैम्पायरों ने उसे कैटी की तस्वीर दिखाई, जो कोलंबिया में बच्चों की ट्रैफिकिंग करती है, पर कैटी के नाम पर एक भी केस दर्ज नहीं है। वो अपना काम काफ़ी सफाई से करती है। ये वही महिला है जिसने रोशियो और मिगुएल को ट्रैफिक्ड किया था। वैम्पायरों के अनुसार कैटी के पास इस वक्त 15 से 20 बच्चे होंगे। टिम को एक तरकीब सूझी। उसने एक मेंबरशिप क्लब खोलने का सोचा,
जहां सारे पेडोफाइल्स आते हैं। ये उसने थाईलैंड के एक न्यूज़ आर्टिकल में देखा था, पर इसके लिए उसे किसी फाइनेंसर की ज़रूरत थी जहां एक साथ 100 से भी ज़्यादा बच्चे हों। टिम ने सोच लिया, अगर वो इस तरह का मेंबरशिप क्लब बना ले तो वो रोशियो के साथ और बच्चों को बचा सकता है। एक तरह से वो हाई एंड सेक्स होटल बनाने की बात कर रहा था, पर इतना बड़ा इन्वेस्टर आएगा कहाँ से, ये बात फंस रही थी। टिम एक ऐसे शख्स को जानता है जो पहले भी उनकी मदद कर चुका है, पाब्लो डेल्गाडो, एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन जिसकी कुल संपत्ति $4 बिलियन से भी ज़्यादा है। पाब्लो ने पहले भी 2 मिशन में होमलैंड सिक्योरिटी की काफ़ी मदद की थी, पर सबसे पहले टिम को एक ऐसे स्ट्रीट ट्रैफिकर की तलाश थी जो उनकी डील कैटी से करवाए। वैम्पेरो ऐसे एक शख्स को जानता है, उसका नाम कैलकस है, एक स्ट्रीट ट्रैफिकर जो कैटी को अच्छी तरह से जानता है। वैम्पेरो ने उसे बताया, कुछ लोग मिलकर सेक्स मेंबरशिप क्लब बनाना चाहते हैं जिसकी एनुअल फीस 100 ग्रैंड पर मेंबर होगी। ये सुनते ही कैलकस के कान खड़े हो गए। टिम ने कहा, उसे 50 से 60 बच्चे चाहिए। कैलकस हंसने लगा। टिम ने कहा, अगर वो बच्चे सप्लाई नहीं करवा पाया तो डील कैंसिल हो जाएगी। कैलकस ने कहा, उसका काम हो जाएगा। कैलकस वहाँ से निकलकर कैटी से मिलने गया। हम देखते हैं सीटीआई ऑफिसर उसका पीछा करने लगा। कैलकस ने कैटी से मिलकर मीटिंग की। जॉर्ज ने उनकी सारी तस्वीरें निकाल ली। दूसरे दिन हम देखते हैं फ्रॉस्ट कॉल करके टिम पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसने टिम को काफ़ी वक्त दिया, पर टिम के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा। उसने टिम को वापस लौट आने को कहा। टिम के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वो फ्रॉस्ट की बात मानकर घर वापस लौट जाए या तो वो अपने जॉब से रिज़ाइन देकर अपने काम को जारी रखे। टिम को मिगुएल से किया हुआ प्रॉमिस याद है, इसलिए उसने दूसरा ऑप्शन चुना और अपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। उसने तय कर लिया कि वो रोशियो को यहाँ से आज़ाद करवा कर ही जाएगा, इसके लिए चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम देखते हैं टिम जाकर पॉल से मिला। पॉल जो कि एक बिलियनर है, उसने मेंबरशिप होटल खोलने के लिए पॉल की मदद मांगी। पॉल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। टिम ने बताया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे तेज बढ़ता हुआ क्राइम नेटवर्क है। इसने बहुत पहले ही आर्म ट्रेड को पीछे छोड़ दिया है और कुछ दिनों में ये ड्रग ट्रेड को भी पीछे छोड़ देगा। कोकेन का एक बैग एक ही बार बेचा जा सकता है, पर ट्रैफिक्ड बच्चों को एक ही दिन में 5 से 10 बार बेचा जाता है। अगर उन्होंने जल्द ही इस बारे में कुछ नहीं किया तो दर्द और बढ़ता जाएगा। पॉल ने उसका इस काम में साथ देने से साफ इनकार कर दिया, पर पॉल भी जानता है कि टिम सही कह रहा है। जब पॉल गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने एक एनवलप दिया जो कि टिम देकर गया था। उसमें एक तस्वीर थी। ये तस्वीर रोशियो की थी। उस पर एक नोट लिखा था, 50 बच्चों को भूल जाओ, सिर्फ इस लड़की के बारे में सोचो जो सेक्स स्लेवरी के दलदल में ढकेल दी गई है। शाम टिम जब अपने होटल में था तो वहाँ पॉल आ गया। वो मिशन के लिए तैयार है। ये देख टिम काफ़ी खुश हुआ। दोनों मिशन के लिए कोलंबिया लौट आए। उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए एक आइलैंड को चुना। उन्होंने ट्रैप लगाया कि कैसे वो कोलंबियन पुलिस की मदद से ट्रैफिकर्स को पकड़ेंगे। वो बच्चों को लेकर ट्रैफिकर्स को इसी आइलैंड पर बुलाएंगे। उससे पहले उन्होंने बात करने के लिए पॉल को ट्रेन किया ताकि वो भी एक स्मगलर लगे और ट्रैफिकर्स को उस पर शक न हो। डील करने के लिए वो बोगोता कोलंबिया पहुंच गए। वहां कैटी भी आई थी। टिम ने कैटी से कहा, मुझे 50 बच्चे उस आइलैंड पर चाहिए, उसके बाद तुम उस आइलैंड को छोड़कर चले जाना, जिसके उसे 100 ग्रैंड मिल जाएंगे। ये सुन कैटी खुश हुई क्योंकि 100 ग्रैंड एक बड़ी रकम थी। रात टिम को फ्रॉस्ट ने कॉल किया, अगर उसे कोई मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताए, और उसने मिशन के लिए टिम को हौसला दिया। दूसरे दिन कैटी बच्चों के साथ आइलैंड पर आ गई, पर वो 50 से कम बच्चों को ले आई थी। आइलैंड की दूसरी तरफ सीटीआई की टीम तैयार थी। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही पुलिस आइलैंड पर आ गई और सभी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने टीम के साथ पॉल और वैम्पेरो को भी गिरफ्तार किया ताकि ट्रैफिकर्स को उन पर शक न हो। उन्होंने उनके ही एक आदमी को फंसा दिया कि इसी ने यहाँ पुलिस को बुलाया है। उसके बाद पुलिस सभी को लेकर चली गई। आइलैंड पर उन्हें शाम हो गई। टिम को खुशी थी कि उसने इतने बच्चों को रेस्क्यू किया, पर उसे एक बात का दुख था क्योंकि इन बच्चों में रोशियो मौजूद नहीं थी।
यहाँ पुलिस स्टेशन में जॉर्ज एक ट्रैफिकर से पूछताछ कर रहा है कि उसने रोशियो को कहाँ रखा है। उसे रोशियो की तस्वीर दिखाई गई। उसने बताया कि एक रात उसने रोशियो को ले जाकर रेबल्स के हाथों बेच दिया था। जॉर्ज ने मैप के जरिए टिम को समझाया कि रोशियो एक विलेज में है जो गुइटारा नदी के पास स्थित है, पर वो हिस्सा रेबल्स टेरिटरी में आता है, पर वहाँ कोई नहीं जाता, ना तो आर्मी और ना ही पुलिस। वो इलाका रेबल्स के कंट्रोल में है। जॉर्ज ने उसे समझाया कि एक 11 साल की लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो। अगर रेबल्स ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ उस लड़की को भी मार देंगे। टिम ने कहा, अगर रोशियो तुम्हारी बेटी होती तो क्या तब भी तुम यही कहते? जॉर्ज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वैम्पायरों ने बताया, वैसे इलाकों में अक्सर कोलेरा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती रहती है। वहाँ अक्सर टेस्टिंग के लिए टीम जाया करती है। हम भी डॉक्टर की आइडेंटिटी लेकर वहाँ जा सकते हैं। ये सुन टिम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टिम और वैम्पायरों को फेक मेडिकल आइडेंटिटी बनाकर दे दी गई। जॉर्ज ने कहा, मैं सिर्फ विलेज तक तुम्हारा साथ दूंगा और नदी पार करते वक्त आगे का सफ़र तुम्हें खुद तय करना होगा। उसने जीपीएस इंजेक्ट करने के लिए दोनों को दिया ताकि जॉर्ज उन्हें ट्रैक कर सके। टिम को पता नहीं कि उस विलेज से वापस लौट पाएगा या नहीं, पर जो भी करना था ये उसके लिए आखिरी मौका था। दूसरे दिन वो नरीनो प्रोविंस पहुंच गए। एक दिन उन्होंने विलेज में बिताया ताकि आसपास की जानकारी उन्हें मिल सके। उसके बाद रात उन्होंने नदी के किनारे टेंट लगा लिया। सुबह होते ही वो बोट लेकर रेबल टेरिटरी में दाखिल होंगे। सुबह वैम्पैरो और टिम अपनी बोट लेकर निकल गए। जॉर्ज वहीं किनारे पर रुक गया और यहीं रुककर वो उनका इंतज़ार करेगा। रास्ते में जाते वक्त उन्हें सामने से रेबल्स की बोट आती हुई दिखाई दी। रेबल्स ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, पर टिम ने बताया, हम डॉक्टर्स हैं। रेबल्स ने उनकी तलाशी ली और उनके मेडिकल सप्लाईज चेक किए। सब कुछ ठीक पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से आगे सिर्फ एक ही शख्स जा सकता है, दूसरे को लौट जाना पड़ेगा। टिम ने उनके साथ जाने का फैसला किया। वैम्पायरो रुक गया। वो काफ़ी डर चुका था। वो वापस जॉर्ज के पास लौट गया। रेबल्स का इलाका काफ़ी अंदर बसा था। थोड़ी देर में वो उनके इलाके में पहुंच गया और उनके लीडर एल्क्रान से मिला। टिम ने बताया, कोलेरा का एक भी पेशेंट अगर यहाँ पाया गया तो इस इलाके को खाली करना होगा। ये अथॉरिटी का नोटिस है। उसने टिम का दिया हुआ मेडिकल नोटिस जला दिया। एल्क्रान ने कहा, अगर कोई कोलेरा का पेशेंट यहाँ मिला तो उसे मेरे पास ले आना। टिम को पता चल गया कि ये उसे जान से मार देगा। वहाँ काफ़ी लड़कियाँ ट्रैफिक्ड करके लाई गई थी, जिससे वो दिन भर काम करवाते और रात में उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करते। टिम बस उस भीड़ में रोशियो को तलाश कर रहा था। एक जगह वो चलते हुए रुक गया। वो पीछे से ही देख रोशियो को पहचान गया। जब उसने रोशियो का नाम पुकारा तो वो पीछे मुड़ी, जिसे देख टिम काफ़ी खुश हुआ। टिम इलाज करने के बहाने उससे पूछने लगा कि रात वो किस झोपड़ी में सोती है। जब तक वो टिम से कुछ बता पाती, इतने में अलक्रान वहाँ आ गया और टिम को वहाँ से भगा दिया। रात जब सब सो गए तो टिम बाहर निकलकर रोशियो की झोपड़ी ढूंढने लगा। कुछ देर तलाश करने के बाद रोशियो उसे एक झोपड़ी में सोई हुई मिल गई। जब उसने रोशियो को जगाया तो वो चिल्लाने लगी। वो समझ नहीं पाई कि कौन है। अलक्रान बाहर अपने साथियों के साथ बैठ शराब पी रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी, पर उन्होंने अनदेखा कर दिया। अलक्रान ने काफ़ी शराब पी रखी थी। अलक्रान रोशियो के झोपड़ी की तरफ जाने लगा, जैसा कि वो हर रात रोशियो का शोषण करता है। टिम वहीं एक बेड के नीचे छिप गया। रोशियो वहाँ अलक्रान को देख रोने लगी। इतने में टिम पीछे से आया और अलक्रान को जान से मार दिया। उसके बाद टिम उसे लेकर वहाँ से भागने लगा। जगह जगह रेबल्स निगरानी पर थे, इसलिए उन्हें छिप कर निकलना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो नदी के किनारे पहुँच गया। यहाँ अलक्रान के साथी उसे ढूंढते हुए रोशियो की झोपड़ी में आए। वहाँ अलक्रान को मरा पाया तो उन्हें पता चल गया। टिम बोट में बैठ गया था और जॉर्ज की तरफ अपनी बोट भगाने लगा। रेबल्स उसके पीछे लग गए। किसी तरह वो किनारे पर उतर गया। जॉर्ज और वैम्पायरों ने दोनों को गाड़ी में बिठाया। रेबल्स ने उनकी गाड़ी पर काफ़ी गोलियां चलाई, पर चारों वहां से बच के निकल गए। गाड़ी में टिम ने रोशियो को उसका नेकलेस लौटा दिया।
जिसे देख रोशियो को पता चल गया कि उसके भाई मिगुएल को पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में रोशियो से मिलने उसके पिता आए। अपने पिता को देख रोशियो जोर जोर से रोने लगी। पिछले 6 महीने उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। रोशियो को देख मिगुएल भी रोने लगा। एक परिवार को मिलाकर टिम को वो खुशी मिली जो उसने आज से पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसके बाद वो फ्लाइट से अपने देश हॉन्डुरस चले गए। अपने कमरे में बैठी वो फिर से वही डिजेम्बे ड्रम बजाने की कोशिश कर रही है जो अक्सर वो बजाया करती थी, पर उसमें से वो पहले वाली धुन नहीं निकल रही। शायद थोड़ा वक्त लगेगा और वो दोबारा से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आएगी। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये फिल्म टिम बलार्ड के जीवन पर आधारित है, जो कि अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी में काम करते थे। टिम ने कोलंबिया में रहकर जॉर्ज के साथ एक टीम बनाई। टिम ने ऑपरेशन रेल रोड चलाया और आइलैंड पर रेड किया। वहाँ टिम को और भी लीड्स मिले। जब टिम कोलंबिया से यूएसए लौटे, तब तक वो और उनकी टीम ने मिलकर 120 से भी ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया था और 20 से 30 ट्रैफिकर्स को भी अरेस्ट किया। टिम आज भी ट्रैफिकिंग के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म का इंतज़ार मैं पिछले 5 सालों से कर रहा था। फिल्म तो 5 साल पहले 2018 में ही बन के तैयार हो चुकी थी। फिर वो कौन सी वजह थी जिससे इसे पर्दे पर आने में इतनी देरी हो गई? आज इसके पीछे के सारे षड्यंत्र पर से एक एक करके सारे पर्दे हटाएंगे। दोस्तों, आपको दुनिया जिस तरह से दिखाई देती है उस तरह से है नहीं। इस दुनिया की काली सच्चाई जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस चमचमाती दुनिया के पीछे एक काली दुनिया छिपी है जिससे आप और मैं बिल्कुल अनजान हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस फिल्म को रिलीज़ होने से रोक रहे थे? दोस्तों, साउंड ऑफ फ्रीडम की शूटिंग 2018 में ही कंप्लीट हो गई थी, पर इस फिल्म को एक बड़े रिलीज़ की ज़रूरत थी। तो प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 20th सेंचुरी फॉक्स से डील डन कर ली। लेकिन 2019 में द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 20th फॉक्स सेंचुरी स्टूडियो को खरीद लिया, जिसके बाद डिज्नी ने इस फिल्म को रिलीज़ करने से मना कर दिया। डिज्नी ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने डिज्नी स्टूडियो से डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वापस ले लिया और काफ़ी सालों तक ये फिल्म लटकती रही, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत की थी। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्हें किसी बड़े स्टूडियो की तलाश थी। ठीक 5 साल बाद 2023 में फिल्म प्रोड्यूसर एडुराडो को एंजल स्टूडियो का कॉल आया। उन्होंने बताया कि हम इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेना चाहते हैं। एडुराडो ने एंजल स्टूडियो से हाथ मिला लिया और इस फिल्म को 4 जुलाई 2023 के दिन पूरे अमेरिका में रिलीज़ किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे रहता है। मेकर्स ने ही अपने फिल्म के लिए इस खास दिन को चुना था और आप विश्वास नहीं करेंगे, $14.5 मिलियन बजट में बनी फिल्म ने 239.4 मिलियन की कमाई की, जिसने बड़े से बड़े स्टूडियो के होश उड़ा दिए। और ये कमाई सिर्फ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की है, क्योंकि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ मिली ही नहीं। एंजल स्टूडियो के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इस फिल्म को बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स ने फंड रेज किया। इस फिल्म को हॉलीवुड ने पूरी तरह से इग्नोर किया। जैसा कि हम जानते हैं, हॉलीवुड पेडोफाइल्स और चाइल्ड प्रेडेटर्स से भरा पड़ा है। ना ही इसे किसी बड़े एक्टर ने प्रमोट किया। थिएटर्स में भी रिलीज़ के वक्त हमें काफ़ी शॉकिंग चीज़ें देखने मिली। थिएटर में जहां बड़ी बड़ी फिल्मों के पोस्टर्स लगे थे, वहां साउंड ऑफ फ्रीडम के एक भी पोस्टर नहीं। अगर फिल्म थिएटर में लगी है तो उसके पोस्टर बाहर नाउ शोइंग में लगे ही होते हैं। काफ़ी लोगों ने ये भी बताया कि जब वो विंडो पर टिकट लेने गए तो उन्हें कहा गया कि आप दूसरी फिल्म देख लीजिए, ये फिल्म अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी बताया गया कि साउंड ऑफ फ्रीडम की स्क्रीन पूरी तरह से खाली है। जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो थिएटर फुल था। दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस फिल्म को दबाने के लिए कितने बड़े लेवल का षड्यंत्र किया जा रहा था। सितंबर 1 को इस फिल्म को आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों, जब प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने की सोची तो इसके लिए उन्होंने प्राइम और नेटफ्लिक्स से बात की, पर दोनों ने इस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने से मना कर दिया। दोस्तों, नेटफ्लिक्स से मुझे पहले भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ही क्यूटीज जैसे घटिया फिल्म को ऑन एयर किया था।
काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद भी नेटफ्लिक्स ने उसे अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया, जिससे साफ पता चलता है कि नेटफ्लिक्स भी पेडोफाइल्स को सपोर्ट करता है। दोस्तों, साउंड ऑफ फ्रीडम के साथ और फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी, जैसे बारबी, मिशन इम्पॉसिबल, इंडियाना जोन्स, ओपनहैमर। इन फिल्मों को हॉलीवुड ने काफ़ी तेज़ी से प्रमोट किया, पर किसी ने साउंड ऑफ फ्रीडम का नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि IMDb और रोटेन टोमेटोज़ ने भी इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया। इसके बावजूद भी ये फिल्म इतिहास की मोस्ट सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट फिल्म बन गई। दोस्तों, पेडोफिलिया और सेक्स अब्यूज़ कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। 2014 में एक इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें 2006 से लेकर 2014 तक डिज्नी के 35 एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया गया, जो कि सेक्स क्राइम्स और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व थे। दोस्तों, 2022 CBS न्यूज़ के एक आर्टिकल से पता चलता है कि फ्लोरिडा पुलिस ने ट्रैफिकर्स को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन मार्च सैडनेस 2, जिसमें 108 ट्रैफिकर्स पकड़े गए थे। उनमें से 4 शख्स डिज्नी के एम्प्लॉय थे और 108 लोगों में एक रिटायर्ड जज भी था। डिज्नी के 4 लोगों में से एक शख्स भारत का रहने वाला था, शुभम मलावे, उम्र 27 साल। शुभम USA में वीज़ा सिटीजनशिप पर रह रहा था। शुभम ने बताया कि वो डिज्नी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करता है। इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद भी ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि शुभम को ट्रैफिकिंग करनी पड़ी? ये राज भी शुभम को ही पता होगा या फिर डिज्नी को। दोस्तों, पिज़्ज़ा गेट कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो तमाम वीडियो और आर्टिकल आपको YouTube और गूगल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी दुख होगा कि ये दुनिया पेडोफाइल्स की ही है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। बड़े पद पर बैठा नेता, अरबपति, एक्टर्स जो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जी ने एक किताब लिखी है, तुम पहले क्यों नहीं आए। आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है। कैलाश जी ने काफ़ी सारे बच्चों को रेस्क्यू किया है और बच्चों की आप बीती इस किताब में लिखी है। मैं सच बताऊं तो जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो उन बच्चों की आप बीती सुन मैं रो पड़ा। ये कैसा समाज है, कैसे लोग हैं जिन्हें एक बच्चे का बचपन, उसकी मासूमियत नहीं दिखती। गांव कस्बों में गरीब परिवार अपने छोटे बच्चों को किसी गैर के हाथों बेच देते हैं, सिर्फ कुछ रुपयों के लिए, जिसमें 1 साल से लेकर 15 साल के बच्चे शामिल होते हैं। फिर उन्हीं बच्चों को ले जाकर सेक्स स्लेवरी में ढकेल दिया जाता है या तो उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। क्या ये सब जानकर, सुनकर आपको दुख नहीं होता? दोस्तों, 28 जुलाई 2023 को एक ऐसा ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया, जहां वेस्ट बंगाल में रहने वाले एक कपल ने अपने 8 महीने के बच्चों को बेच दिया। वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। बच्चे के बदले में उन्होंने एक आईफोन लिया रील्स बनाने के लिए। जब पड़ोसियों की इसकी खबर लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत की। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ ने अपने 8 महीने के बच्चे को आईफोन के लिए बेच दिया ताकि वो रील्स बना सके। दोस्तों, ये सभी बातें मैं अपने मन से नहीं बनाता। ये सभी चीज़ें सच में हो रही हैं, जिससे आप और मैं बिल्कुल अनजान हैं। हमारे आसपास ये सब हो रहा है। US स्टेट डिपार्टमेंट एक सर्वे के अनुसार हर साल 5 लाख से 7 लाख महिलाएं ट्रैफिक्ड होती हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा छोटे लड़के लड़कियां होते हैं और इनकी रिकवरी रेट 1% से भी कम है। ये फिल्म उन्हीं बच्चों के परिवार को डेडिकेट किया गया है जो इस ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन से अब तक लड़ रहे हैं। दोस्तों, पेडोफाइल दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग गैंग है। आपने जेफरी एप्स्टीन के केस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक नामचीन अरबपति था। उसके संबंध हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से थे, जैसे ट्रंप, बिल क्लिंटन और ओबामा। दोस्तों, साल 2005 में फ्लोरिडा से इसे अरेस्ट किया गया। एक पेरेंट्स का इस पर आरोप था कि इसने उनकी 14 साल की बेटी को सेक्सुअली अब्यूज़ किया था और इसके लिए कोर्ट ने उसे गिल्ट करार दिया, जिसके लिए उसे 13 महीने की सज़ा हुई। 2019 में जेफरी को फिर अरेस्ट किया गया। उस पर चार्जेस लगाए गए कि वो फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के माइनर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करता है। जेफरी का एक आइलैंड था और वहाँ ट्रैफिक्ड कर माइनर लड़कियों को रखा जाता था। सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियन उस आइलैंड पर जाकर उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे और फिर उन्हें मार दिया जाता था। जब जेफरी अरेस्ट हुआ तो सबकी सांसें अटक गई।
क्योंकि वो कई खुलासे करने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देता। जेफरी का जिस दिन कोर्ट में ट्रायल था उससे एक दिन पहले खबर आती है कि उसने अपने सेल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ये बात काफ़ी सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल, जहां हर वक्त कैदी की सेल में कैमरास से निगरानी की जाती है, ये बात हजम नहीं होती। ये बात साफ थी कि जेफरी को वहीं ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अगर जेफरी की कोर्ट में पेशी हो जाती तो वो सबके काले चिट्ठे खोल देता और अमेरिका की सत्ता खतरे में पड़ जाती। कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती है कि उस आइलैंड पर बच्चों का सेक्रीफाइस भी दिया जाता था। कई कल्ट और रिचुअल्स किए जाते थे जिसमें सभी सेलिब्रिटीज़ बच्चों का खून पीते थे। कई लोगों ने आगे आकर इसे एक्सपोज करने की कोशिश की पर उन्हें मार दिया गया, जिसमें कुछ सिंगर्स और एक्टर्स भी शामिल हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती है कि अमेरिका के मशहूर डीजे अविसी और सिंगर चेस्टर बेनिंगटन की जान भी इसी पेडोफाइल रिंग को एक्सपोज करने में गई। अविसी ने अपने फॉर अ बेटर डे सॉन्ग के जरिए हमें पेडोफाइल रिंग के पीछे की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है कि पेडोफाइल रिंग कैसे काम करता है। चेस्टर बेनिंगटन की लाश उनके कमरे में लटकी मिली और अविसी की मौत की वजह आज तक नहीं पता चली। लोगों का कहना है कि पॉल वॉकर की भी जान चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एक्सपोज करने में हुई। वो कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आप जस्टिन बीबर के यमी सॉन्ग को भी देख सकते हैं जिसमें उसने पेडोफाइल रिंग को एक्सपोज करने की कोशिश की है। मोनिका पेटरसन, जो कि एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थी और वो हैती में चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उनका मानना था कि कहीं न कहीं हैती में क्लिंटन फाउंडेशन इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लिंक्ड है। पर 13 नवंबर 2016 को खबर आती है कि मोनिका ने हैती में सुसाइड कर लिया। पर मोनिका की मां का कहना था कि उनकी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। ऐसे कई एक्टिविस्ट हैं जिनकी जान इसे एक्सपोज करने में चली गई और लोगों को इसकी भनक भी नहीं। पेडोफाइल गैंग इतना प्रॉपर सेटअप है कि इसमें एक लोअर क्लास व्यक्ति से लेकर एक अरबपति, अभिनेता, नेता, पुलिस सभी शामिल हैं। ये बात हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि आज इतने बड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों को इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर देना चाहिए, वरना ये नेटवर्क इसी तरह चलता रहेगा और लाखों बच्चे हर साल ट्रैफिक्ड होते रहेंगे। मुझे पता है मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 हज़ार लोगों तक ही पहुंच पाएगी। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दुनिया की आबादी 7 बिलियन से भी ज़्यादा है, उसमें 10-20 हज़ार लोग तो कुछ भी नहीं। पर मैं अपना काम इसी तरह जारी रखूँगा। अगर मेरी ये वीडियो 10 या 20 हज़ार लोगों को भी अवेयर कर पाती है तो वही सही। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान जागरूक हो सके। इस फिल्म का नाम है आज़ादी की आवाज़, तो इस आज़ादी की आवाज़ को गूंज जाने दो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।